आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा जिसका नाम है लव नेक्स्ट डोर। कहानी के स्टार्ट में हम कहानी की मेल और फीमेल लीड के मॉम्स को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पे आई होती हैं। सियोंग हो जो कि फेमस आर्किटेक्ट होता है, वहीं रियो यूएसए की एक फेमस टेक कंपनी में जॉब करती है। देखा जाए तो ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाइफ में सेटल है। ये जब 5 साल के थे तब से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और तब से इनकी मॉम भी एक दूसरे को जानती है और ये दोनों एक दूसरे की फ्रेंड्स भी है। लेकिन जब भी बात इन दोनों के बच्चों की करियर की आती है तो ये दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करने लगती है कि आखिर किसका बच्चा अच्छा कर रहा है। जहाँ सियोंग की मॉम बताने लगती हैं कि उनके बेटे ने कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और हाल ही में जो उसने लाइब्रेरी बनाई है उसके लिए उसे बहुत ही जल्द बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड भी मिलने वाला है। इसके अलावा वो नेशनल लेवल का स्विमर भी है और उसने इतनी कम एज में अपनी खुद की कंपनी भी खोल ली है। इतना सब कुछ सुनने के बाद रियो की मॉम कहाँ शांत रहती, वो भी अपनी बेटी के बारे में सारी खूबियां बताने लगती है और वो बताती है कि मेरी बेटी ने भी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था जिसकी वजह से यूएसए के मोस्ट रिचेस्ट एंड सेकंड फेमस कंपनी की तरफ से उसे जॉब लेटर आ गया था। अब इन दोनों की बातें सुन के इनकी फ्रेंड्स पक चुकी थी और यहाँ से जाने लगती है क्योंकि ये दोनों हमेशा ही अपने बच्चों के बारे में बात करती हैं और इसलिए इनके फ्रेंड्स को इनके बारे में सारी बातें पता होती हैं। इसलिए ये यहाँ से जाने लगती है और ये बेट लगाती हैं कि आखिर इन दोनों में से इस बार कौन जीतेगा। अब आगे हमें वो अवार्ड शो दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ को अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन अभी तक यहाँ पे सीओ नहीं पहुँचा था। इसलिए जो को सीओ होते हैं उसके बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो इस समय तक यहाँ पे क्यों नहीं आया। वेल यहाँ पे हम सीओ को देखते हैं जो कि एक फिल्म डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। वो यहाँ पे डिसाइड कर रहा होता है कि वो एक ऐसा मेमोरियल पार्क बनाना चाहता है जहाँ पे लोग आकर अपने मरे हुए रिश्तेदारों के बारे में सोचे और उन्हें याद करें। सीईओ का ये आइडिया डायरेक्टर को पसंद आता है। तभी सीईओ के पास उसका को सीईओ कॉल करता है और उसे अवार्ड के बारे में बताता है। वेल सीईओ अपने काम को टाइमली खत्म करके उस अवार्ड शो में टाइमली पहुंच जाता है और वहाँ पे अपने अवार्ड को रिसीव भी करता है और इसके बाद वो अपने दूसरे काम की वजह से यहाँ से चला जाता है। आगे हम इन दोनों की मॉम्स को देखते हैं। यहाँ पे रियो की मॉम बताती है कि उनकी बेटी बहुत ही जल्द शादी करने वाली है और वो भी यूएसए में। जो कि ये सारी बातें सुन के इनके फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और इन्हें कांग्रेस भी कर रहे होते हैं। आगे हम रियो को प्लेन के अंदर देखते हैं जो बिना किसी को बताए साउथ कोरिया वापस आ रही होती है और जैसे वो एयरपोर्ट पे आती है उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे मिल जाती है जो कि उसे रिसीव करने के लिए आई होती है और जिसका नाम मोयम होता है। ये दोनों एक दूसरे से काफी टाइम बाद मिल रहे होते हैं, इसलिए एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। रियो काफी टाइम बाद यहाँ पे आई होती है, इसलिए उसके लुक में भी काफी चेंजेस दिख रहे होते हैं। यहाँ पे आने के बाद रियो मोयम को बता रही होती है कि वो कोरिया के फूड्स को काफी ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए ये दोनों उसी रेस्टोरेंट में राइस केक खाने के लिए जाते हैं जहाँ पे वो हाई स्कूल के टाइम वहाँ पे खाने के लिए जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद रियो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये दोनों खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रियो का भाई आ जाता है जिसे देखकर रियो अपने फ्रेंड्स के साथ छुपने लगती है। कुछ टाइम के बाद उसका भाई जब वहाँ से चला जाता है तब मोयम उसे पूछती है कि आखिर तुम अपने भाई से छुप क्यों रही थी। तब रियो उसे बताती है कि मैं बिना किसी को बताए यहाँ पे आई हूँ, इसलिए मैं अपनी फैमिली को सरप्राइज देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इन सारी चीजों में तुम मेरी हेल्प करो। मोयम भी मान जाती है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से डिनर करने के बाद साथ में बैलून्स लेकर सरप्राइज देने के लिए जा रहे होते हैं। तभी बीच में मोयम के पास एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है जिसकी वजह से उसे रियो को बीच में ही अकेला छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। जैसे ही मोयम यहाँ से चली जाती है रियो थोड़ी सी घबराने लगती है। पता नहीं उसने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो घर जाने से थोड़ी घबरा रही थी। यहाँ पे वो एक जगह पे रुकती है जहाँ पे उसे एक बिल्डिंग दिखाई देती है जिसे देखकर उसे अपने बचपन की बातें याद आती है कि जब वो और सीओ छोटे हुआ करते थे तब उनके पेरेंट्स उन्हें यहाँ पे सोना के लिए लाया करते थे। ये देखकर वो थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है और उस बिल्डिंग को पास से देखने लगती है कि आखिर इस बिल्डिंग को अब किसने खरीद लिया है। रियो इस बिल्डिंग को देख रही होती है। तभी यहाँ पे सीओ आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। जैसे ही रियो पीछे पलट कर देखती है वो सीओ को देखती रह जाती है और साथ ही सीओ भी उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काफी समय बाद देख रहे होते हैं। सीओ से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सुनकर रियो से कहती है कि तुम्हें क्या मतलब कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तब सियोंग से कहता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी पे खड़ी हो। ये सुनकर रियो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तब सियोंग उसे सच में बताता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है मैं ऐसे चली जाती हूँ। जैसे वो यहाँ से जाने लगती है वो देखती है कि उसकी मॉम अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इसी साइड आ रही होती है। ये देखकर वो दूसरी साइड जाने लगती है। तब वो देखती है कि उसके डैड दूसरी साइड से आ रहे हैं। ये देखकर वो पास रखे कार्डबोर्ड के अंदर छुपने की कोशिश करती है और साथ ही वो सीओ से हेल्प भी मांगती है। तभी वो सारी लेडी सीओ के पास पहुँच जाती है। वो उसे काफी टाइम बाद देखकर खुश हो जाती है और साथ ही उसे कांग्रेस भी कर रही होती है क्योंकि बहुत ही जल्द सीओ अपने न्यू ऑफिस को ओपन करने वाला था। वो उसे कांग्रेस कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। सीओ की मॉम उसे देखकर कहती है कि बेटा चलो हमें घर चलना चाहिए, लेकिन सीओ घर जाने से मना कर देता है और कहता है कि आप पहले जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। उन लेडीज की नजर रास्ते पे पड़ी ट्रॉली भी पड़ती है जो कि रियो की होती है, जिसे देखकर वो लेडीज पूछने लगती है कि आखिर ये ट्रॉली किसकी है। सियोंग उस ट्रॉली को देखता है और मना कर देता है कि वो ट्रॉली उसकी नहीं है। ये देखकर रियो नीचे से लात मारती है ताकि वो झूठ बोले। फिर वो झूठ बोलता है और कहता है कि ये मेरी ही ट्रॉली है। ये सुनकर वहाँ पे खड़े मौजूद लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि चलो हम तुम्हारी चीजों को अंदर रख देते हैं, लेकिन सियोंग ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि कोई नहीं, आप लोग यहाँ से जाओ, मैं अपनी चीजों को रख लूंगा। उन सभी के यहाँ से चले जाने के बाद सियोंग रियो से पूछता है कि आखिर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, आखिर तुम अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं मिल रही हो।
रियो बताने से मना कर देती है। ये सुनकर सिंहो उसके बॉक्स को प्रेस कर देता है ताकि वो अंदर से बाहर न निकले, इसलिए रियो उस बॉक्स को ही फाड़ देती है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो उसे कांग्रेस करती है और कहती है कि तुम्हारा ऑफिस तो बहुत ही अच्छा है, क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ। और वॉशरूम के बहाने वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद वो उसके ऑफिस को देखने लगती है। ये देखकर सिंहो से पूछता है कि आखिर तुम घर क्यों नहीं जा रही हो, लेकिन रियो बात को पलट देती है और उसे दूसरे टॉपिक्स पे बात करने लगती है। ये देखकर सिंहो उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन रियो उसकी बातों को नहीं सुनती है और ऊपर जाने लगती है। जैसे वो ऊपर जाती है, एक वायर उसके पैर में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है। तभी वो बुक सेल्फ का सहारा लेकर बच जाती है, लेकिन वो बुक सेल्फ उस पे गिरने ही वाला होता है। तभी सिंहो आकर उसे बचा लेता है। वो तो उसे बचा लेता है, लेकिन जो बुक सेल्फ होती है जिसपे एक मेटल की मूर्ति होती है जो कि सिंहो की पीठ पे जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट भी लग जाती है। ये देखकर वो उसके कपड़े को हटाकर देखने लगती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसे तो काफी चोट लगी होती है, साथ ही उसे एक और चोट भी लगी होती है, जिसे देखकर उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है। जब वो छोटी थी तब वो सिंहो की लड़ाई को छुड़ाने के लिए बीच में आ जाती है और लड़ाई को रोक रही होती है। जाने अनजाने में उससे ही सिंहो को धक्का लग जाता है और वो जाकर तार से लग जाता है, जिसका चोट आज तक वहाँ पे लगा हुआ था। चोट को देखकर उसे इस टाइम भी अफसोस हो रहा होता है। तभी सिंहो उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, जब तुम मेरे पास रहती हो मेरे साथ कुछ न कुछ गलत होते ही रहता है, आखिर तुम अपने घर ही क्यों नहीं चली जाती हो। ये सुनकर रियो से कहती है कि तुम्हारा अब ये ज्यादा हो रहा है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम सॉरी तो बोलोगी नहीं, इसलिए तुम अपने घर चली जाओ। ये सुनकर रियो वहाँ से जाने लगती है। तभी सिंहो उस मूर्ति को उठाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि ये मूर्ति 17 मिलियन वॉन की है। ये सुनकर रियो उस मूर्ति को अपने हाथ में लेती है और थोड़ी सी सफाई करने के बाद उसे कहती है कि तुम्हारी मूर्ति तो बिल्कुल ही सही है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटी। और इतना कहने के बाद वो उसे रख देती है। ये सुनकर सिंहो से कहता है कि आखिर तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो, देखो जो कुछ भी बातें हैं वो तुम आंटी को साफ साफ क्यों नहीं बताती हो, मैं भी तुम्हारे साथ घर चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से साथ में जाने लगते हैं। आगे हम मोयून को देखते हैं जो कि काम पे आई होती है। यहाँ पे उसे एक पर्सन को रेस्क्यू करना होता है। जब वो उसे चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उस पर्सन को तो डायरिया है और उसने साथ में काफी सारे ड्रिंक भी कर लिया है, जिस वजह से वो होश में नहीं है। इसलिए मोयून उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे साथ में हॉस्पिटल जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो पर्सन उसकी बात नहीं मानता है और इस पे ही हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से सारे लोग वहाँ से साइड हो जाते हैं, क्योंकि उस पर्सन के हाथ में एक टूटी हुई बोतल होती है, जिस बोतल की वजह से वो सारे लोगों को डरा रहा होता है। तभी हम यहाँ पे कहानी के सेकंड मेन लीड दानो को देखते हैं, जिसकी यहाँ पे एंट्री होती है और वो यहाँ पे अपने आप को रेड बेल्ट बता रहा होता है और यहाँ पे वो लोगों को बचाने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ पे तो वो वही पीटने लगता है और जिसकी वजह से उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। तभी मोयून सामने आती है और एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से वो बोतल भी टूट जाती है और साथ ही वो इंसान भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो उसे रेस्क्यू करके यहाँ से लेकर जाने लगती है। आगे हम इन दोनों को साथ में घर वापस आते हुए देखते हैं, क्योंकि इन दोनों का घर एक दूसरे के पास है। जैसे ये दोनों घर के पास आते हैं, रियो पास कर डिलीवरी बॉय को देकर कहती है कि क्या वो लड़का मुझे अपना हेलमेट दे सकता है। ये सुनकर सिंहो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें किस लिए ये हेलमेट चाहिए, देखो चुपचाप से तुम अपने घर चलो। वेल रियो को तो पता होता है कि उसने कुछ ऐसी गलती की है जिसकी वजह से जैसे वो घर पहुंचेगी उसे मार तो पड़ने वाली है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए सारी कोशिश करने लगती है और इसीलिए वो रास्ते पे ही अपनी ट्रॉली खोल के उसके अंदर रखे सारे कपड़े को एक एक करके पहनने लगती है, ताकि जब भी उसे कोई मारे तब उसे ज्यादा चोट ना लगे। वैसे जब सिंहो उसे ऐसा करते हुए देखता है तब वो तो बहुत ही ज्यादा हंसता है और उसे रास्ते भर उसे चिढ़ाते हुए आता है और जैसे वो उसके घर पे पहुंचता है वो उसे कहता है कि अब तुम घर जा सकती हो, लेकिन रियो अपने घर नहीं जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे एक पंच मार सकती हो ताकि मुझे पता तो चल सके कि आखिर मुझे चोट लग रहा है कि नहीं, लेकिन सिंहो ऐसे करने से मना कर देता है और कहता है कि सिंहो मना कर देता है। ये सुनकर रियो से कहती है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ रहने वाले हो, मैं आज घर नहीं जाना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसके पीछे लग जाती है। ये देखकर सिंहो उसे अपने आप को छुड़ाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, तुम चुपचाप से अपने घर क्यों नहीं चली जाती हो। रियो जाने से मना करती है और कहती है कि मैं नहीं जा सकती हूँ, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सिंहो से पूछता है कि आखिर तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देती हो कि जब तुम घर पे जाओगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनकर रियो हल्की आवाज में कहती है कि मैंने शादी तोड़ दी। सिंहो उसे ऊंची आवाज में बोलने के लिए कहता है, तब वो चीखते हुए कहती है कि मैंने शादी तोड़ दी। ये सुनकर सिंहो उसे कहता है कि पीछे देखो तुम्हारी मॉम खड़ी है। रियो को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है वो देखती है कि इसकी मॉम खड़ी है, इसलिए वो शॉक्ड हो जाती है और अपनी मॉम को देखने के बाद वो सिंहो के पीछे जाकर छुप जाती है। यहाँ पे उसकी मॉम के साथ उसके डैड भी आ गए होते हैं और साथ ही सिंहो की मॉम भी यहाँ पे आ चुकी होती है। रियो की मॉम अपनी बेटी को देखने के बाद वो उसे कहती है कि आखिर तुमने शादी क्यों तोड़ दी, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया था या फिर वो तुम्हें चीट कर रहा था। इतना कहने के बाद वो उसे पीटते हुए आगे बढ़ती है और कहती है कि शादी को 1 महीना बचा था, आखिर तुमने ऐसा क्यों कर दिया। इतना कहने के बाद वो उसे पीटने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सिंहो उसे बचा लेता है और सारी मार खुद ही खा लेता है। फिर रियो की मॉम उसे पूछती है कि बताओ तुमने आखिर शादी से क्यों मना कर दिया, क्या वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा था, क्या वो तुम्हें चीट कर रहा था, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उससे बात करती हूँ। रियो मना कर देती है और कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल शादी को मैंने तोड़ा था। ये सुनकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही रियो की मॉम उसे फिर से पीटने के लिए आगे बढ़ती है और फिर से सिंहो बीच में आ जाता है और वो फिर से बचाने लगता है, जिसकी वजह से फिर से उसे ही मार पड़ जाती है। ये सारी चीजें देखकर रियो के डैड परेशान हो जाते हैं और वो अपनी वाइफ को रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ। सबसे पहले हमने अपनी बेटी की सारी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, कुछ भी करने से पहले उसे बोलने का मौका तो दो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है चलो तुम अपनी सारी बातें मुझे बताओ। ये सुनकर रियो से कहती है कि ठीक है मॉम आप प्रॉमिस करो कि जब तक मैं अपनी सारी बातें कंप्लीट ना कर लूँ आप मुझे मारोगे
मारोगी नहीं। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, अपनी बातें पूरी करो। वो कहती है कि मैंने शादी तोड़ दी और साथ ही एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। अब ये सारी बातें सुनकर तो सारे लोग एक बार फिर से शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी मॉम तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इतनी मेहनत से इतना सारा पढ़ाई करने के बाद तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिली थी, आखिर तुमने ये सारी चीजें क्यों की। और इतना कहने के बाद वो फिर से उसे पीटने लगती है। रेउन से बचने के लिए काफी इधर उधर भागती है, लेकिन जब अपनी मॉम से बच नहीं पाती है तब वो सेंगो का हाथ पकड़ती है और वहाँ से भागने लगती है। उसकी मॉम भी काफी देर तक उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जब वो थक जाती है तब वो उन दोनों को छोड़ देती है। बल ये दोनों भी भागते भागते काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं और एक जगह पे आने के बाद बैठ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद सीओ से डायरेक्टली पूछ लेता है कि आखिर तुमने अपने जॉब को क्यों छोड़ दिया था, क्या कोई प्रॉब्लम थी। उसे बताती है कि पिछले 10 सालों से वो सिस्टम पे काम करते करते थक चुकी थी और वो उसे बताती है कि तुम तो जानते हो जैसे मैंने यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तुरंत मुझे जॉब मिल गया था और तब से मैं जॉब कर रही हूँ और इसी बीच मेरी एंगेजमेंट भी हो गई थी। मैं दूसरे देश में रहकर अपने काम को कर रही थी, जिस वजह से मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और इस वजह से मेरा दिमाग हैंग हो गया था, इसलिए मैं सारी चीजें खत्म करके वापस आ चुकी हूँ और ये सारी बातें मैं अपने मॉम को भी बताने वाली हूँ। वेल जियोंगो को भी इसकी बातें थोड़ी सी सही लगती है। तभी रियू के भाई उसके पास कॉल करता है और उसे बताता है कि मॉम इसमें पूरी तरीके से थक चुकी है, इसलिए तुम बहन को घर पे ला सकते हो। अब मॉम उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगी। ये बातें वो रियू को बताता है और कहता है कि चलो अब तुम्हें घर चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉम थक चुकी है और अब तुम्हें वो कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगी। ये सुनकर रियू से कहती है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम इतनी आसानी से थकने वालों में से नहीं है, इसलिए जैसे मैं घर जाऊंगी वो मुझसे बदला तो लेकर आएंगी। ये सुनकर जियोंगो से कहता है कि इसकी बात की तुम टेंशन मत लो क्योंकि तुमने अपने मॉम को इतना ज्यादा थका दिया है कि वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से घर चल सकती हो। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। इधर हम मोयोंग को देखते हैं जहाँ पे डोंगो उसके काम को लेकर इम्प्रेस हो चुका था, इसलिए वो उसका नाम और नंबर जानना चाहता था और ये बात वो डायरेक्ट उससे पूछ भी लेता है। ये सुनकर मोइन उसे अपना नंबर देने से मना कर देती है और कहती है कि पिछले 6 सालों से मैं यही काम कर रही हूँ और जिस पर्सन ने मुझसे ये नाम और नंबर लिया है वो कभी भी मुझसे दोबारा नहीं मिला है। और इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। इधर हम इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों घर वापस आ जाते हैं, बट जैसे ही वो अपने घर आती है वो अपने मॉम को देखती है कि उसकी मॉम सोफे पे बैठ के रो रही है, इसलिए वो अपने मॉम के पास जाती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है और सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन कर रही होती है। बट तभी वो देखती है कि उसकी मॉम तो नाटक कर रही होती है और उनके हाथ में एक छड़ी है, वो उस छड़ी से उसे मारने लगती है। तब रियू वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सियोंगो उसे वहाँ से भागने नहीं देता है और उसे उल्टा पकड़कर उसके हवाले कर देता है और कहता है कि आंटी जैसे आपने कहा था मैं इसे यहाँ पे ले आया, इसलिए आप अब इसे जितना चाहे उतना मार सकती हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है और बाहर से दरवाजे को लॉक कर देता है और तभी उसे पास्ट की कुछ बातें याद आती हैं, जहाँ पे वो देखता है कि जब वो छोटा था और यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम आया था तब यहाँ के जो लोकल बच्चे होते थे वो उसके साथ बुली करने की कोशिश करते थे और उसे काफी ज्यादा परेशान भी करते थे और उस टाइम रियू ही ऐसी पर्सन थी जो उसे बचाती थी और उसके लिए बाकी लड़कों से वो लड़ाई भी करती थी। सियोंगो इन सारी बातों के बारे में सोचता है और कहता है कि फाइनली ये फिर से वापस आ गई, मतलब अब हंगामा फिर से स्टार्ट होगा। और इतना कहने के बाद वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। पहले हमारी कहानी का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।